सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरेज टॉपिक से। और आइसोमेरेज इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइगेज के बारे में। और इसके बाद हम इस चैप्टर के बिल्कुल अंत पे आएंगे, दैट इज कोफैक्टर्स के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आइसोमेरेज एंजाइम। तो आइसोमेरेज एंजाइम का मतलब क्या है कि ये किसी मॉलिक्यूल को आइसोमराइज कर रहा है। मतलब जैसे आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन क्या हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल जाए, फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एल्कोहल और ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O हो गया, दैट इज CnH2nO। लेकिन एक होता है C4H8 जो है OH, और एक हो गया CH3CH2 मतलब मतलब की है ये दुनिया, राइट। हाँ, चलो ठीक है। तो एंजाइम का नाम क्या था, आइसोमरेज। तो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे फॉस्फोग्लिसरल और और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। किस सब्जेक्ट में पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस। हाँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस एक टॉपिक है, वहां पर PgAl ये भी 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का है। और यहाँ पर एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। ठीक है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। और एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, दैट इज समथिंग लाइक C डबल बॉन्ड OH। जबकि इसके केस में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। देख रहे हैं, देख रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर लिखा है राइबोज बाई 5 फॉस्फेट, और यहाँ लिखा है राइबिलोज 5 फॉस्फेट, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो मेरा वाला एग्जांपल लिखो, बल्कि ये तो लिखो, एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, खुशी तुमको समझ में आया, क्या समझ में आया, कह रहे सर हमको ये समझ में आया, सर हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अगला एंजाइम है दैट इज लाइगेज। तो ये क्या करेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खाली बता, तुम सब कुछ लिखो लेकिन घर जाकर के जब हाईलाइट करना तो ये करना, लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड। यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड ये जोड़ते हैं, यहाँ लिखो बाई ज्वाइनिंग। कौन कौन सा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन, और भी बहुत तरीके के बॉन्ड। लेकिन ठीक है, ये क्या हो गया, लाइगेज नहीं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड, और इसमें क्या जुड़ रहा है, अमोनिया और जो है एक फॉस्फोरस ATP यूज हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है। यहाँ पर जो एंजाइम है इसका नाम है ग्लूटामीन सिंथेज। देखो ग्लूटामिक एसिड क्या बन गया, ग्लूटामीन, मतलब एसिड को क्या बना दिया, अमीन। क्या बना दिया,
एमीन्स। एसिड को क्या बना दिया? एमीन। तो यहाँ पर एसिड में क्या जोड़ दिया भैया? अमोनिया, और क्या बना लिया? एमीन। तुमको आया सविता? तुम्हारी बहन कहाँ गई? खुशी? अरे मैं तो इधर देख ही नहीं रहा। अक्सर करके साथ में बैठते हैं ना। चले आगे बढ़े। बताओ, एकदम आगे लड़की बैठी हुई, ध्यान नहीं दिया। तुमको आया? सुनेगी, आसान है। बस आपके काम का चीज क्या है भैया? ये दो कंपाउंड के बॉन्ड को जोड़ेगा। एग्जाम्पल कभी आएगा थोड़े एग्जाम में ये वाला। मैं सिखा दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, तुमको पता रहे कि एक एग्जाम्पल आता है हमको। लिखो, कोई बात नहीं, लिखो चलो। हाँ, कह रहे सर वही लिखेंगे जो एग्जाम में आएगा। यहाँ पे एक बात लिखा है, ग्लू लिखा हुआ है, और एक एग्जांपल है जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फो ट्रांसफरेज, और उस एंजाइम का जो कोड है दैट इज 2.7.1,12, दैट इज 2712। जो पहला लेटर है वो बता रहा होता है कि किस क्लास का एंजाइम है। दूसरा लेटर जो होता है वो बताता है कि उसका सब क्लास क्या है। तीसरा लेटर उसका हमेशा बताता है कि उसके और फर्दर सब क्लास के बारे में बताता है। और जो चौथा लेटर होता है वो बताता है कि एंजाइम किस पर्टिकुलर सब क्लास के किस सीरियल नंबर से बिलोंग करता है। कभी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे लगता है आप कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइए, मैं बता दूं। कह रहे हैं ऐसा एंजाइम जो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस, ईथर की पेप्टाइड की, तो आंसर क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो आंसर क्या है? हाइड्रोलेज। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है और बच्चे सबसे ज्यादा इसी को गलत करते हैं। सबसे पहले डालिए, हेडिंग डाल दीजिए को फैक्टर्स। एक एक करके पढ़ेंगे अपन सबके बारे में। ठीक है, लिखा हुआ है जो भी एंजाइम होता है, एंजाइम हमेशा क्या होता है? टर्शियरी प्रोटीन होता है। ऐसे सीखते जाओ, जो मैं सिखा रहा हूँ वो जान लो। एंजाइम जो होता है वो या तो टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। और जो टर्शियरी या क्वाटरनरी प्रोटीन होती है वो बहुत तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है। कितने से? बहुत तरीके के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा हीमोग्लोबिन का। किसका? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं। कितने होते हैं? चार चार प्रोटीन के चेन होते हैं, वो मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? एंजाइम। ठीक है, अब देखो ये जो पॉकेट जैसी दिख रही है जगह, इसको कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि एंजाइम जो होते हैं वो एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। ठीक है, अब आगे की बात को समझिए। इसमें इसमें एक एंजाइम, ये बनाओ, ये डायग्राम बना लोगे बेटा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये डायग्राम इतना शानदार है। एक कंप्लीट एंजाइम में कई सारी चीजें होती है। एक तो वो एंजाइम खुद, दैट इज एपो एंजाइम, मतलब वो खुद एंजाइम। लेकिन जैसे समझो कि सोनू है, नुमान है, और मान लो ये लड़की है। ठीक है, अब क्या है कि सोनू और इस लड़की में लड़ाई होनी है। क्या होनी है? मार होनी है। तो नुमान कहेंगे भाई, तो नुमान सोनू की तरफ से खड़े हो, भाई कोई कुछ भी होगा देख लेंगे। लेकिन नुमान की खुद की हालत खराब है। नुमान कह रहे हैं अरे यार कोई और, तो नुमान सुनील कहेगा अरे हाँ नुमान भाई कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो हैं। ठीक है, तो सुनील नुमान को हिम्मत दे रहे हैं, नुमान तुमको हिम्मत दे रहे हैं। लड़ कौन रहा है? तुम और ये। इसमें नुमान, सुनील और पीछे बैठे वो फोन चलाता हुआ युवक, फोन नहीं चला रहे? नहीं। तो विकास गिरी, विकास सर को पढ़ा रहे हैं आप। तो विकास सर आप समझिए, नुमान, सुनील, विकास ये हिम्मत दे रहे हैं। विकास हिम्मत दे रहे हैं नुमान को, सुनील हिम्मत दे रहे हैं नुमान को। नुमान क्या है? लड़वा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़वा रहे हैं। और तब जाकर के मार शुरू हो गई। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर सिर्फ सुनील होते, सिर्फ नुमान होते तो उतनी इफेक्टिव मार नहीं हो पाती।
हालांकि इन 30 बार में इन तीनों का कोई बहुत, पुलिस आएगी तो इनको पकड़ेगी, सोनू को। किसको? सोनू को, इस लड़की को जो आपस में मार मारो उगल कर रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों को नहीं पकड़ेगी, कहीं हम तो देख रहे थे, हमें क्या पता। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसका कुछ भी चेंज ना, उनकी क्वालिटी चेंज होती है ना उसकी क्वांटिटी चेंज होती है। अब मेरी बात को समझिए, एंजाइम में क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है एपो एंजाइम, एक होता है को एंजाइम। ये तो कैटालिटिक साइट है, वही एक्टिव साइट, क्या कहेंगे, एक्टिव साइट। तो इसका कोई मतलब नहीं। एक चीज होती है कोफैक्टर। तो कितना चीज मिल करके, इतना चीज मिल करके तब जा करके एक एक्टिव एंजाइम बनता है। तो एक एक्टिव एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। और होलो एंजाइम में क्या क्या चीजें आती हैं, एपो एंजाइम। तो ऐसे लिखो, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम प्लस को फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ जाऊं। ये स्ट्रक्चर अगर किसी ने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया होगा तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, अब देखो को फैक्टर के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट लिखो, तो हेडिंग डाले हो ना को फैक्टर। सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, ये किससे जुड़ता है, बाइंड्स विद एंजाइम और में इट एक्टिव या कैटालिटिक एक्टिव। समझ में आ गया। ये देखो कितना मजेदार है। ये है को एंजाइम, और को एंजाइम आकर के क्या बन गया, एंजाइम, एक नॉर्मल एंजाइम पर आकर के बाइंड किया। किस पर बाइंड किया, नॉर्मल एंजाइम पर बाइंड किया। नॉर्मल एंजाइम पर बाइंड किया। अब जैसे नॉर्मल एंजाइम में बाइंड किया तो एक क्या बन के आ गई, एक्टिव साइट। क्या बन के आ गई, एक्टिव साइट। समझ में आ गया, आया ना। चलो, अब लिखो, तो एक बात समझ में आ गई कि एक एंजाइम, मतलब एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल थिंग है, दैट इज प्रोटीन। एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है, एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है, इसको कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। और इसके बाद क्या आ रहा है, को फैक्टर। क्या था ये, कहेंगे सर नॉन प्रोटीन। इससे अच्छा कोई एंजाइम पढ़ा नहीं सकता, मैं सब सच बता रहा हूँ आपको। आज मैंने वो चीज दिखा दी है। अब विश्वास मानिए, हमारे टाइम पे हमको सिर्फ ये बताया जाता था, ये एंजाइम है, एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कोफैक्टर होता है, ये कोफैक्टर है। इसके बाद जो है एपो एंजाइम, फिर एलो एंजाइम बना देते थे बस, को एंजाइम बना देते थे बस। अब आगे की बात को समझिएगा। अब एक बात लिख के आ गई कि ये जो को फैक्टर है, देखो बस, अब लिखो, ऐसे लिखो, को फैक्टर कितने का, 3 टाइप। और अब आप यहाँ पर पहला लिखेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा लिखेंगे एंजाइम, और तीसरा लिखेंगे मेटल आयन। चलो एक चीज लिख लो साइड में, कहीं तुमको लिखवाया भी था, इस यहाँ पर देखो, यहाँ लिखवाया था, यहाँ। तो ये को एंजाइम शब्द यहाँ से हटा दो, बस एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर लिखो।
तो एक कोएंजाइम भी तो कोफैक्टर ही है। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। को मतलब सपोर्टर ऑफ एंजाइम, को मतलब सपोर्टर, सपोर्टर ऑफ एंजाइम। ठीक है, बात समझ में आ गई? लाइव क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? चलो अब और मजेदार, तीनों को फैक्टर में सबसे ज्यादा टाइटली बॉन्ड कौन बनाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। हेडिंग डालो प्रोस्थेटिक ग्रुप और सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। अब बात आती है, अब बात आती है कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होते कौन कौन है? लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे जुड़ा हुआ है? एंजाइम से। खाली एक पॉइंट लिखो, ठीक है, को फैक्टर। एग्जाम्पल लिखोगे ओ डॉट सी लिख दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं पता तो ऐसे लिख लो। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब एग्जाम्पल आता है, ठीक है, एग्जाम्पल, बस अब एग्जाम्पल लिखो, जैसे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ा, क्या? H2O2, ये किसमें टूटा? H2O और, ठीक है, हाफ O2। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंजाइम है इसका नाम है कैटालेस, या आप कह सकते हैं पर ऑक्साइडेज। परऑक्साइड को तोड़ने वाला इज परऑक्साइडेज। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो तुम्हारे काम का है वो क्या है? को फैक्टर कौन सा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहाँ पर लिखो, अगला प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखो हीम। ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब देखो जरा, ये है आपका हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में चार चेन है, एक दो तीन और चार, और इन चारों चेन पर एक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा हुआ है, हीम ग्रुप। दिख रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है हीम ग्रुप। और ये किसकी तरह, ये पूरे के पूरे, ये क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, एक दो तीन और चार, और यहाँ पर लगा क्या है? इस पे चारों पर एक एक प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ है, तब जाकर ये एक्टिव हो गया। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? तो एक और प्रोस्थेटिक ग्रुप मैंने आपको सिखा दिया, क्या नाम है? हीम। ठीक है, और हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगला हेडिंग डालिए को एंजाइम। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, भाई लिविंग बॉडी में तो सब ऑर्गेनिक ही होगा, केवल मेटल ही तो मिनरल होता है। को एंजाइम क्या होते हैं? तो लिखिए ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद, इसके साथ? एंजाइम या एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब हल्का फुल्का, वो वाला एकदम बिल्कुल पूछ लो, बट दियर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब वीक बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ या ना?
समझ में आ गया? सबने नोट कर लिया था ना? केवल एक ही पॉइंट तो लिखना है, एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। उससे कमजोर कोएंजाइम। ठीक है, लिखा है को एंजाइम सर्व एज को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल लिखो खाली को एंजाइम का, विटामिन। अरे यही तो रीजन है बुद्धू राम, कि तुमको डॉक्टर कोई दवा लिखता है और उसमें मल्टीविटामिन लिखता है, तो कहते हो डॉक्टर पैसा बना रहा है। क्या कहते हो? डॉक्टर फर्जी की दवा लिखा है और क्या बना रहा है? पैसा। और जो तुम दवा खाते हो वो उतना ही असर नहीं करती। देखो जरा, डॉक्टर ने जो दवा दिया वो दवा दिया एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, और तुमने विटामिन खाया नहीं और क्या नहीं बना? एंजाइम ही एक्टिवेट नहीं हुआ, तो उस पर, जब एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो उस पर इनहिबिटर या कोई भी ब्लॉक, जो मेडिसिन के थ्रू ब्लॉक दिया जा रहा है, वो ब्लॉक आकर के एंजाइम पर लगेगा ही नहीं, और वो रिएक्शन रुकेगी ही नहीं, या ये वो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो डॉक्टर कभी भी मल्टीविटामिन आपकी खुशी अपनी अपनी कमाई के लिए का देता है, या आपकी ही बॉडी की एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए देता है? हाँ, और घर वो गांव वाँव में किसान, मतलब गांव क्या, हर मतलब मैं खुद बताऊं, मेरे घर वाले कहते हैं डॉक्टर लुटेरे हैं। सत्य है, परम सत्य है, बट क्या करें? ठीक है, तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसमें जो विटामिन प्रेजेंट होता है दैट इज नियासिन। ये एक एंजाइम है, एनएडीपी या एनएडी एक एंजाइम है, और इस एंजाइम में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन दैट इज नियासिन। नोट कर लो, यही तो नोट करना, वही नोट नहीं करोगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया है, इसीलिए हम नोट करवा रहे हैं। एनएडी एनएडीपी दोनों में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? नियासिन। विटामिन, सॉरी, विटामिन होता है नियासिन, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो, अब बात आती है तीसरे को फैक्टर की, दैट इज मेटल आयन। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन Fe+2, जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना मेटल आयन में लिखो। ठीक है, एंजाइम जब मेटल आयन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि एंजाइम अब एक्टिवेट हो गया, और जब ये एक्टिवेट होगा तो आप किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, चलो, एग्जाम्पल है जिंक। और किस में प्रेजेंट होता है, किस एंजाइम में होता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, आयरन Zn+2 होता है, आयरन+2 एंजाइम कौन सा कहेंगे सर? हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हो गया, दो ही लिखना ही है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कौन सा? जिंक। ठीक है, एंजाइम माइनस को फैक्टर।
क्या हो जाएगा, इनएक्टिव एंजाइम। अभी अगर किसी भी एंजाइम से क्या निकाल दो, हाँ, कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा, एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, सब पढ़ा दिया है आपको, सारा चीज पढ़ा दिया है, कुछ एग्जांपल ऐड करने होंगे तो करा दूंगा कभी, चैप्टर में सब कुछ हो गया है। लिखा हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्ड किससे बनाता है, तो कहेंगे सर एपो एंजाइम से, किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। अगला सवाल है, जितने भी को एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एसिडिक या एल्कलाइन। आंसर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगला सवाल है, जिंक जो है वो को फैक्टर है किसके लिए, तो कहेंगे सर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अभी मेरे कुछ प्यारे बच्चों को न्यूक्लिक एसिड के बारे में कुछ दिक्कत थी, आज मैं उनको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाता हूँ। कोई बात नहीं, अपन बहुत तगड़ा सीखेंगे। हेडिंग डालिए न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो कहेंगे सर ये दो तरीके की होती है, एक होता है डीएनए और एक होती है आरएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड दूसरा इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, बात समझ में आ गई। चलो अब मेरी बात को समझो, जो शुगर होती है, तो यहाँ पर तीन चीजें हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो कहेंगे सर ऐसे, न्यूक्लिक एसिड इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, व्हाट इज मतलब बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड, कहेंगे सर इसका मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर आपस में बॉन्ड बना ले तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। नोट करते जाइए भाई, जिसका नहीं हुआ तो पहली बार पढ़ रहा हो नोट करता जाए, हीरो तरह पढ़ेंगे, ऐसे नहीं डरे वरेंगे नहीं। अब बात आती है न्यूक्लिक एसिड बना किस चीज से होता है, तो कहेंगे सर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। तो अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है, हाँ कौन बता रहा है, नाइट्रोजन बेस शुगर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इससे बना होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो नाइट्रोजन बेस है ये क्या क्या हो सकता है, तो ये एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, दैट इज ए, दैट इज जी, और क्या हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, और यूरासिल हो सकता है। ये जो साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल होता है इसको कहते हैं पिरिमिडीन, और ये जो होता है इसको कहते हैं प्यूरीन। जो प्यूरीन होता है, जो प्यूरीन होता है इसमें दो जो है, दो जो है आप कह सकते हैं, नहीं दो बॉन्ड नहीं, दो बेस, बेस भी नहीं, आप ये समझिए कि इसमें दो रिंग ज्वाइन करती है। कितनी रिंग ज्वाइन करती है, दो रिंग ज्वाइन करती है। ठीक है, इसी में नाइट्रोजन मतलब, और जो पिरिमिडीन होता है वो सिंगल रिंग्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल रिंग्ड होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर का साइज देखेंगे तो एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। तो ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आता है, जिसकी वजह से इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। तो एडेनिन बाइंड करता है ग्वानिन से, एडेनिन बाइंड करता है थाइमीन से, और ग्वानिन का बाइंड करता है साइटोसिन से। बात समझ में आ गई। तो बॉन्ड की जो जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रक्चर की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर रहती है। अब बात आती है शुगर की, तो शुगर दो तरीके की होती है, एक होती है राइबोज, कौन सी, राइबोज। अगर हम बात करेंगे आरएनए की,
और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। अगर हम बात करेंगे डीएनए की, एक होता है राइबोज और एक होता है डीऑक्सी राइबोज। क्या मेरी बात समझ में आई? क्यों, सबको आ गई? चलिए, हमने नोट कर लिया था ना, आगे बढ़ रहा हूं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो कहेंगे सर जेनेटिक मटेरियल। अब इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसकी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ट्रांसक्रिप्शन में होता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है, आरएनए का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन दैट इज प्रोटीन बनती है। तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? तो आंसर है प्रोटीन। क्या बनाती है? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होते हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। वही प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्टिवेट होती है और क्या करती है? बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो कराती है और प्रोडक्ट बनाती है। तो हमें आपको इंसुलिन से मतलब है कि इंसुलिन बनाने वाले प्रोटीन या एंजाइम्स, हमें इंसुलिन से मतलब है। तो अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ तो हमें आपको प्रोडक्ट से मतलब है। लेकिन ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है? प्रोटीन से। और ये प्रोटीन बन कैसे रही है? तो कहेंगे आरएनए से। और ये आरएनए किससे बन रहा है? कहेंगे जी डीएनए से। तो डीएनए क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए में लिखी हुई इंफॉर्मेशन ही डिसाइड करेगी कि कैसा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, चलो अब बात आती है, एक सेकेंड रुक जाओ जरा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने आपको पढ़ा दिया न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको पढ़ा दिया न्यूक्लियोटाइड। अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड की। इसकी बात आती है, सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। तो एक होता है प्यूरीन। नाइट्रोजन बेस में सबसे पहले आता है प्यूरीन। प्यूरीन क्या है? एडेनिन है और ग्वानिन है। ए रिप्रेजेंट करता है एडेनिन को, सी रिप्रेजेंट करता है ग्वानिन को। बात समझ में आ गई? चलो, दूसरा इज pyrimidine। इसमें आता है साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। दिस इज साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब बात आती है आगे, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसके आगे और मजेदार बात पढ़ने जा रहे हैं। दैट और मजेदार इज शुगर। अब शुगर जो है, आप इस साइड लगा लेना, मैं मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इधर लगा दिया। ये जो कार्बन है, ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3 और ये है कार्बन नंबर 4। जो पहला कार्बन है और ये है नाइट्रोजन बेस। और ये नाइट्रोजन बेस कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है। इससे मतलब नहीं, मैं उतनी बड़ी बात ही नहीं कर रहा। नाइट्रोजन बेस और फर्स्ट कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये जो दूसरा कार्बन है, अगर इस दूसरे कार्बन में यहां हाइड्रोजन और यहां OH लगा तो ये हो गया राइबोज शुगर। कौन सी हो गई? बनाते जाइएगा, ये देखिए क्या हो गई, राइबोज शुगर। दूसरा इज तो ये अगेन एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और दिस इज, यहां पर ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन है ना सिर्फ। दूसरे कार्बन पे अगर ये हो गई डीऑक्सी राइबोज। अब मुझे बताइएगा, अल्कोहल ग्रुप जितने ज्यादा एसिडिक चीजें रिएक्टिव उतनी ज्यादा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्शन रिएक्टिविटी रिएक्टिव होगा, वो जो चीज है वो बहुत रिएक्टिव होगा। अगर हम उससे OH हटा दें या अल्कोहल ग्रुप हटा दें तो रिएक्टिविटी घटेगी ना। किसी भी चीज की रिएक्टिविटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसीलिए डीएनए हमारे आपके जेनेटिक मटेरियल में, जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है? डीएनए। तो शुगर में एक हो गई डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि ये है, वो ज्यादा स्टेबल है राइबोज। इसीलिए बैक्टीरिया वायरस के बार बार, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है। इसकी वजह से वायरस में म्यूटेशन, क्योंकि वायरस का जो शुगर है बहुत रिएक्टिव है, देख रहे हो, राइबोज शुगर है, और राइबोज शुगर क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, तो तुरंत रिएक्शन कर लेता है। म्यूटेशन बार बार होता है, हमेशा उसका चेंज होता है, प्रोडक्ट चेंज होता रहता है। इसीलिए वायरस से बीमार होने वाली बीमारियों में जो एंटीवायरल ड्रग है वो अच्छा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वायरस के फॉर्म्स बदलते रहते हैं। आज कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, कल कुछ बनाने लगेगा, परसों कुछ। एक्सपोजर विल डिसाइड की प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि वो बार बार क्या करते हैं? रिएक्टिव, जेनेटिक मटेरियल रिएक्टिव होता है तो क्या हो जाता है? म्यूटेशन। क्या हो जाता है? उसमें बदलाव हो जाता है, तो प्रोडक्ट बदल जाता है। तो तुम जो दवा चलाओगे वो दवा उतनी असरदार नहीं होगी। इसीलिए HIV वगैरह में क्यों भी दिक्कत आती है, क्यों उसकी ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि वो जो वायरस है वो हर बार एक नया म्यूटेशन लेके आता है, नया बदलाव लेकर के आता है जेनेटिक मटेरियल में। तो प्रोडक्ट भी बदल जाता है, प्रोटीन भी बदल जाती है। जब प्रोटीन बदल जाती है तो प्रोटीन को मारने के लिए, या उस एंजाइम को मारने के लिए जो हम दवा बना रहे हैं वो दवा बदलनी पड़ती है बार बार, तो इतना पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? मोर स्टेबल, और क्या है? लेस रिएक्टिव। इतना बढ़िया नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? जितना पढ़ाया समझ में आया? बात समझ में आई? चले आगे बढ़ जाओ। लेस रिएक्टिव, प्रशांत। प्रशांत किसका? इसका नाम प्रशांत ही तो है। अंकित, अरे यार बार बार इसके मेरे मुंह से प्रशांत निकल जाता है। अंकित, क्या सोच रहे हो? सावंत कैसा पढ़ा रहा? नहीं, नहीं। क्या?
देखो मेरा जो तरीका है वो यही है कि लेस इज मोर। जो एग्जाम में आए, जितने में आपका एग्जाम क्रैक हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेरी सेंटेड टू द वर्क। आप एग्जाम में लिखने नहीं जा रहे हो, लिखने भी जा रहे हो तो इतना अच्छा लिखा रहा हूँ कि बाबू काम चल जाएगा। इंग्लिश नहीं आती तो तुम नहीं कर पाओगे भाई, इंग्लिश आती होगी तो यही बना दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। तो बोर्ड्स वालों के लिए तो है ही है अच्छा। जेई नीट नीट जेई कहाँ से आ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या पढ़ाऊँ, हाँ अब मैं पढ़ा रहा था, शुगर पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब देखो हो क्या रहा है, फॉस्फोरिक एसिड दैट इज पी डबल बॉन्ड फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, OH OH OH, दैट इज H3PO4। अब मेरी बात को समझिएगा, जैसे मैं बनाता हूँ ना, एक बार अगर तुम बना लिए तो विश्वास मानो तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, CH2OH है। तो एक मूवी थी उसमें अक्षय कुमार क्या कहता है, अपने को क्या, अपने को बस पानी निकालना है। क्या निकाल दिया, पानी। पानी का मतलब क्या है, यहाँ एसिड है, ये कौन सा एसिड है, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। तो ये बनाओ और इसके बाद यहाँ लिखो -H2O, जैसे इसको कहते हैं, कैसा हो गया, यहाँ से क्या है, पानी निकल गया। ठीक है, हाँ अक्षय कुमार की स्टाइल में। और यहाँ पर बना ये, तो ऐसा लग रहा है शुगर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। तो ये हो गया फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। क्या मेरी बात समझ में आई। अब देखो और शानदार बात बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया है जरा कोई बताए, न्यूक्लियोटाइड। क्या बना लिया पूरा, पूरा का देखो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस आ गया, शुगर आ गई, नाइट्रोजन बेस आ गया। अब ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। अब यहीं से देखो ये है दूसरी शुगर, देखो अब बताना, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये कौन सा कार्बन, पांचवा। कौन सा कार्बन, पांचवा। इसी तरीके से ये पांचवा कार्बन, चौथा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, पहला कार्बन। और ये भैया यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन बेस। अरे बाबू तुम लोग को बहुत शानदार चीज पढ़ा दी है, देखो डीएनए बनाने लगा मैं, एक पूरा का पूरा जो है एक स्ट्रैंड बना रहा हूं। ये देखो ये था पांचवा कार्बन, ये थी इसके ऊपर लगी हुई शुगर। और इसको मैं और सुंदर बना दे रहा हूं, ये बना दे रहा हूं यहाँ पर पांचवें कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर एक और होगा, यहाँ पर भी तो होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा, OH। क्या होगा, OH। तो इसी तरह CH, यहाँ पर CH है, यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ OH भी हो सकता है। अगर राइबोस होगा तो OH होगा, और अगर हाइड्रोजन लगेगा तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, ये शुगर, ठीक है। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तीसरे कार्बन पे तो OH दोनों जगह होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ H होगा। अब देखना मेरे बच्चे, ये देखो फॉस्फोरिक एसिड है और ये है ईस्टर। क्या निकाल दिया, पानी। क्या निकाल दिया, पानी। और जैसे ही पानी निकाला, यहां एक नया बॉन्ड बना, नया बॉन्ड बना फॉस्फो ईस्टर। कौन सा, अब मेरी बात को समझिएगा, एक ही फॉस्फोरस से दो ईस्टर बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड को अब कहेंगे
इस बॉन्ड को अब कहेंगे, हरे कलर से करूंगा, इस पूरे बॉन्ड को अब कहेंगे, अब इस पूरे बॉन्ड को कहेंगे ए, दैट इज फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। क्या कहेंगे? अब देखो ये जो फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज बना, ये बना कहाँ से? तो कहेंगे तीसरे कार्बन से पांचवें कार्बन की तरफ। तो किस तरफ से? 3 टू 5 इसी को कहते हैं 3 टू 5 लेकिन जो स्ट्रैंड है, जो ये जो स्ट्रैंड बना है, ये स्ट्रैंड देखो तुमको ऐसा दिख रहा है कि पांचवें कार्बन से तीसरे कार्बन की तरफ चल रहा है। समझ में आया? कौन सा? पांचवें कार्बन से तीसरे कार्बन। तो एक तरफ होता है 5 टू 3 8 और दूसरी तरफ होता है 3 टू 5। समझ में आया? कुछ कुछ बात क्लियर हो रही है? सब शब्द सुना होगा बचपन में। तो इसका मतलब यहाँ पर तुमको पांचवी साइड में दिखेगा, तुमको पांचवें पे क्या मिलेगा? तो कहेंगे सर पांचवें पे तो मुझे फॉस्फोरस ही मिलेगा। देखो पांचवें से फॉस्फोरस लगा, फॉस्फोरस के बाद क्या लगा? शुगर, शुगर के बाद क्या लगा? फिर फॉस्फोरस लगेगा और फिर शुगर लगेगा। तो 5 पे हमेशा फॉस्फोरस मिलेगा और 3 पे हमेशा शुगर। इसी तरीके से फॉस्फोरस शुगर, फॉस्फोरस शुगर, उल्टा। समझ में आया? और अंदर की तरफ शुगर से हमेशा अंदर की तरफ क्या होगा? तो कहेंगे सर नाइट्रोजन बेस। इधर से भी आएगा नाइट्रोजन बेस। अब देखो ये पूरा पूरा डबल बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, बन गया डीएनए ना। आया? सबको आया? खुशी? आवाज नहीं आवा? तो क्यों चुप थी? ये यही एक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बोलता हूँ यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव। जो भी प्रॉब्लम है बेटा, तुम हमसे पढ़ने आई हो ना, तो हमसे सीखने आओ। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारा, तुमको पूछना चाहिए जेन्युइनली। और अगर मैं ना बताऊं तो बात गलत है फिर। चलिए कहाँ तक बिल्कुल आया? इसके पहले तक वाला आया? ये वाला आया था? ये नहीं आया ना? चलो कोई बात नहीं। आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात। यहां तक समझ में आ गया? आया ना? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज वगैरह लिख लिए? सबने लिख लिया? ठीक है, चलो अब मेरी बात को समझते हैं, आगे बढ़े। क्या टाइम हो रहा है? टाइम बताओ। टाइम हो गया है? चलिए, अरे टाइम तो हो गया। और मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत मेहनत से बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करी। बाकी बताएं आप लोग। देखो यही जो चीज तुमको देखने को मिल रही है, इसी को हमने फॉस्फोरिक एसिड को पी लिख दिए थे, और ये जो शुगर इतनी बड़ी बड़ी बना रहे हैं इसको एस लिख दिए थे। तो फॉस्फोरस शुगर बॉन्ड बन रहा था। आगे बता देंगे, ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू। छोड़ दिया बेटा।